चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद, राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग सभी को, जय राम। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? आवाज़ वगैरह आ पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। और आप लोग भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, देव जी के ट्रिक्स, क्या देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम है, आप लोग ज्वाइन करिए, लिंक दी गई है, या तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या तो आप सर्च करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे हर एक वीडियो को लिंक भी मिलती रहती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को शिकायतें आती हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, कोई पैसा नहीं है, पीडीएफ भी मिल जाती हैं और आपको यहाँ पर वीडियो की लिंक भी मिलती है। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। रेडी भैया, शुरू किया जाए? चलिए, जुड़ गए सभी लोग तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग अब आ गए हैं तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। फिर इसके बाद हम लोग स्वतंत्र तरीके से पूरी तरीके से क्लास को यहाँ पर शुरू करेंगे। चलिए, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? दोस्तों बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर जवाब देना है। और आपका कह रहा है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर। आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी नंबर है आपका हड़प्पा, है ना, याद रखिएगा। जो आपका हड़प्पा है ये है आपके पाकिस्तान में दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि रावी नदी के तट पर आपका स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। और वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो आपके 1921 में, याद रखिए 1921 में यहाँ पर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, गुड मॉर्निंग, इंकलाब जिंदाबाद, सभी को जय हिंद। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि मगध की जो प्राचीनतम राजधानी है इनमें से कौन होगा? आप सभी का जवाब देखिए, काफी लोगों का प्रयास अच्छा है और जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं, और आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों। टू का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, गिरिव्रज, अर्थात जो आपका राजगृह है। याद रखिएगा कि मगध की जो प्राचीनतम राजधानी थी वो गिरिव्रज या आपकी राजगृह आप कह सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर एक शब्द आता है कि उदयन ने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। किसने? उदयन जो था, उदयन, उसने क्या किया था? राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम जो दिया गया था क्या था? जो गुप्त काल में रजत मुद्राएं थी, अर्थात यहाँ पर चांदी की जो आपके थे उन्हें क्या कहते थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर में। तो थ्री का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, रूपक कहते थे। क्या कहते थे? रूपक कहा जाता था। दीनार मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है ऑप्शन सी नंबर। याद रखिए, रजत मुद्राएं जो कि गुप्त काल में चलती थी उन्हें दोस्तों याद रखिएगा रूपक के नाम से जानते थे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और इन्हें जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे दोस्तों, याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा शहर का संस्थापक इनमें से कौन था? आगरा शहर का जो संस्थापक था इनमें से कौन था? 4 नंबर को ऑप्शन देना है। और 4 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, सिकंदर लोदी। याद रखिएगा, जो आपका सिकंदर लोदी का शासन काल आपका है भारत में वो आपका कितना था? तो यहाँ पर 1489 से लेके 1517 तक इसका समय रहा था। और इसने क्या किया था? 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, और इसने 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित भी कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? चलिए बताइएगा कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, याद रखिएगा गुरु रामदास, है ना। क्या याद रखिएगा? गुरु रामदास, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे गुरु रामदास जो थे वो कौन से नंबर के गुरु थे? कौन से नंबर के? सिखों के कौन से नंबर के? तो ये सिखों के 4वें नंबर के आपके क्या थे? ये आपके गुरु थे। 1577 ईस्वी में अकबर के द्वारा 500 बीघा भूमि रामदासपुर की स्थापना के लिए दी गई थी। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, बिल्कुल आपका जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मराठी पाक्षिका पत्र बहिष्कार भारत किसने आरंभ किया? ये जो आपकी बहिष्कार भारत है ये आपकी कौन सी भाषा में है? मराठी भाषा में। और ये पाक्षिक पत्र था, अर्थात 15 दिन में प्रकाशित होता था दोस्तों। 6 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन 6 नंबर का जो जवाब हो जाएगा बी, वी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? वी आर अम्बेडकर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे 7 नंबर में? तो हरिजन के दोस्तों आपके गांधी जी थे, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। इन्होंने क्या था, यवर्धा जेल जो आपकी है ना, यवर्धा जेल जो आपकी थी, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन किया था। और कब किया था? तो 1933 में किया था, याद रखिए 1933 में वर्धा जेल जो आपकी है वहां पर किया, जो कि पुणे में आपकी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि व्यापकगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइएगा कि व्यापकगत का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब देना है। और इसे भैया राज्य हड़प की नीति भी कहा जाता है। व्यापकगत को भी हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम आपसे बात किया जाए 8 नंबर में, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो लॉर्ड डलहौजी जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों याद रखिएगा, सतारा, जौनपुर, झांसी, नागपुर का जो विलय किया गया था इन सभी नीति के माध्यम से हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के बरेली विद्रोह के नेता आपके कौन थे? 1857 के बरेली विद्रोह के नेता इनमें से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 जवाब देना है। और अगर हम बरेली से बात करें तो बरेली में थे खान बहादुर खां, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है खान बहादुर खां, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, आपका जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और स्वयं को नवाब घोषित कर दिया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? दोस्तों बताना है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? 10 नंबर का ऑप्शन देना है। तो कह रहा है 1 नवंबर 1858। दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा राइट, क्योंकि 1 नवंबर 1858 वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक घोषणा किया था, है ना, यहाँ पढ़कर सुनाया था, तो इसको ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? और यहाँ पर सिंचाई का साधन जो आपका है कौन सा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका दिया है नहरें, तालाब, कुएं और कुएं नलकूप। तो यहाँ पर नलकूप आपका है, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, नलकूप जो आपके सबसे ज्यादा नलकूप आपके होंगे, नहरें हो गई, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं है, नकदी फसल। और नकदी फसल दोस्तों यहाँ पर कह रहा है नहीं शब्द दे दिया गया, नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 12 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो आपका गेहूं है ये नकदी फसल नहीं है दोस्तों। नकदी फसल में जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, तिलहन है, ये सब आती हैं। वहीं पर गेहूं जो चावल होते हैं ये खाद्य फसलें होते हैं। तो ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर है, राइट बनेगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कल्याण सोना एक किस्म है, कल्याण सोना एक किस्म है, ये किसकी किस्म है? दोस्तों 13 का ऑप्शन देना है। 13 का ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? 13 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, ये है आपके गेहूं की, किसके हैं? आपके गेहूं की ये एक उन्नत किस्म आपकी है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? चावल की किस्म नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 14 नंबर का ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर चावल की दोस्तों हंसा भी है, जया भी है और पद्मा भी है, लेकिन जो ज्वाला दिया है, ज्वाला, ये दोस्तों आपकी नहीं होगी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चावल की किस्म में दोस्तों देखा जाए तो चावल में जमुना, करुणा, जया, कांची, कृष्णा, जगन्नाथ, कावेरी, हंसा, है ना, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, ये आपकी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, कह रहे कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? भारत का शक्कर का प्याला जो कहलाता है इनमें से कौन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन लॉक करना है। देखिए 15 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, ये है आपका प्यारा सा उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। दोस्तों ये कार्यक्रम है और इसे कहा क्या जाता है? 16 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है। और 16 का ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, याद रखिएगा, नौ कृषि नीति, इसे कहते हैं नौ कृषि नीति, जो कि 1966-67 में भारत में औपचारिक तौर पर यह अपनाया गया था और देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह नीति लाई गई थी। और इस नीति के तहत देखा जाए गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का को ही यहाँ पर शामिल किया गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस बैंक की टैग लाइन है वन फैमिली वन बैंक? दोस्तों बताइएगा ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी टैग लाइन है वन फैमिली वन बैंक? और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1935 में, कब हुई थी? 1935 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो आपका है महाराष्ट्र के पुणे में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में है। अब आप आंसर बता दीजिए।
यहाँ पर दोस्तों 17 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट हो जाएगा, डी नंबर है, याद रखिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आत्मनिर्भर की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? आत्मनिर्भर की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा 18 नंबर में क्या बनेगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 नंबर का जो ऑप्शन ए हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ये है दोस्तों ऑप्शन क्या, यहाँ पर नंबर चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1969 से स्टार्ट हुई थी और 31 मार्च 1974 तक आपकी चली थी। और इस योजना में देखा जाए तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो सरकार थी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था, है ना, और हरित क्रांति से कृषि उन्नत हुई थी। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा ने जीएसटी कब पास किया था? दोस्तों बताना है कि जो जीएसटी है एक अप्रत्यक्ष कर है और राज्यसभा ने इसे जो पारित किया था ये कब पारित किया था? चलिए बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों एक को हमने आपको बताया था कि 8 अगस्त को, है ना, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा ने जीएसटी बिल को पास किया था, जीएसटी बिल को, ठीक है ना। वहीं पर दोस्तों देखा जाए कि आपके जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति ने कब किया था? तो राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को, ठीक है, ये जो किया था वो आपके राष्ट्रपति ने किया था। राष्ट्रपति ने जो किया वो अंतिम ही आपका होगा, इसका मतलब इसके पहले ही किया होगा। और इसके पहले इसका मतलब ऑप्शन जो आपका बच रहा है कौन सा? 19 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ये है आपका 3 अगस्त 2016। याद रखिएगा 3 अगस्त 2016 को याद रखिएगा जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा ने जीएसटी बिल को पास किया था, है ना। लोकसभा ने 8 अगस्त को और राष्ट्रपति ने फाइनल सिग्नेचर ये 8 सितंबर 2016 को किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लागू कब हुआ था? तो भैया आप कहेंगे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरी तरीके से लागू हो गया था, याद रखिएगा। क्लियर है ना? तो सभी पॉइंट आपको एक साथ मिल गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? आपको दोस्तों हमेशा मिलता है क्वेश्चन, है ना, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो जवाब देखिए सभी के जवाब आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने बताया है जब आप डेली का डेली पढ़ेंगे तभी आपको ऐसी चीज़ें तैयार होती हैं। दोस्तों 20 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, सी नंबर है। याद रखिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो सह अस्तित्व होता है ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें समाजवाद, पूंजीवाद और सामाजिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? चलिए बताइएगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी ये आपके किस अधिनियम के तहत की गई थी? अधिनियम पूछ लिया है दोस्तों। 21 नंबर में अधिनियम पूछा है तो आप कहेंगे सर ये रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि 1773 में, और स्थापित हुआ था कब? तो आपके 1774 में स्थापित हुआ था। अगर हम आपसे ये पूछ लें कि ये बताइएगा कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जल्दी से कमेंट करें। चलिए एलिजा एम्पे थे, बिल्कुल सही जवाब आया है, एलिजा एम्पे बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, याद रखिए एलिजा एम्पे दोस्तों ये सबसे पहले आपके मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ये दोस्तों जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आपके भाग 3 में, है ना, कहाँ से? भाग 3 में आपके हैं जो कि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। ऑप्शन दोस्तों सी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे 23 नंबर में? तो दोस्तों संघ की बात करें तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू अर्थात जो प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों देखा जाए जो आपके मूल अधिकार उप समिति के थे वो आपके जेबी कृपलानी थे। आह्लाद रामस्वामी ये प्रारूप समिति के सदस्यों में आपके थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 24 और ऑप्शन को लॉक करना है कि संविधान का अनुच्छेद 24 दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका डी बनेगा। याद रखिए अनुच्छेद 24 ये बालकों के नियोजन के प्रतिशत उपलब्ध करता है, मतलब 14 वर्ष से कम आयु का अगर बच्चा है तो उसे कारखाने में या किसी जोखिम कार्य में शामिल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ये संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार आपका है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है।
कह रहा है 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भैया ये है ऑप्शन कौन, यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसको ऑप्शन आया है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन दोस्तों ये 52 से 57 तक रहे थे, फिर 57 से 62 तक रहे थे, और इसके बाद फिर ये राष्ट्रपति भी बन गए थे, है ना। यहाँ पर ऑप्शन जो आया है ए नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि भैया इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1954 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। अगर मतलब जो धातुएं होते हैं ये अम्लों के साथ क्या कर लेती हैं, क्रियाएं कर लेती हैं, और क्रिया करने के बाद दोस्तों बनता क्या है, यहाँ पर जो आप देना है आपका 26 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इनमें से लवण और हाइड्रोजन क्या होता है, यह देखिएगा कि यहाँ पर जो धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करती हैं, और क्रिया करने के बाद यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। बिल्कुल चुने हुए और प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके हैं, है ना, बहुत ही लाजवाब है। हमने बताया है कि जब आपको दिन में कई क्लासें होती हैं तो उसमें सरल और कठिन हमेशा मिलते हैं, है ना, और ये क्लास में देखिए बिल्कुल आपको लेवल वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं जैसा आपका एग्जाम होता भी है। दोस्तों देखिए 27 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर रहा है, और यांत्रिक को जो विद्युत में करता है तो ये होता है डायनमो। डायनमो जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है, क्या दिया है, इनमें से कौन सेप्रोट्रोफ है दोस्तों 28 नंबर में। ये जो आपका कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, मतलब सेट्रोट्रोफ का अर्थ होता है मृत पोषी होता है। क्या होता है, मृत पोषी होता है, मतलब जो मरे हुए जैविक पदार्थों को अवशोषित करके पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन ए नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो दोस्तों जीवाणु विज्ञान होते हैं लीवेनहॉक। लीवेनहॉक यहाँ पर ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों जंतु विज्ञान आपसे पूछे कि सर ये बताइएगा जंतु विज्ञान, तो आपके जंतु विज्ञान में आपके आते हैं अरस्तु आते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों एडवर्ड जेनल जो आपके थे ये प्रतिरक्षा विज्ञान के आपके थे। यहाँ पर लुईस पास्चर जो आपके थे ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होती है ये एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, एमिनो अम्ल में। तो एमिनो अम्ल जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीजन, इन तत्वों के अणुओं के साथ मिलकर होता है। प्रोटीन द्वारा ये देखा जाए तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। याद रखिए प्रोटीन के द्वारा ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, इसलिए प्रोटीन जरूर खाना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि मछली के समान आंखों वाली के लिए शब्द इनमें से क्या होगा। जो मछली के समान आंखों वाली हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 56 का ऑप्शन देना है, और 56 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे मछली के समान आंखों वाली के लिए बोलते हैं मीनाक्षी। मीनाक्षी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। ये चकोर क्या होता है भाई, चकोर क्या होता है, तीतर जाति का एक पक्षी है जो कि चंद्रिका का प्रेमी माना जाता है, ठीक है ना। और मृगनयनी तो आप लोग जानते ही जानते हैं, मृगनयनी मतलब हिरण के समान जिसकी आंखें हों, और अच्छी होता है, आंख होता है, तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि कपड़े का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों आपको जवाब देना है कपड़े का पर्यायवाची क्या होता है, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आप ए लगा दीजिए। वैसे छाया जो आपका आ रहा है, छाया आपका रात्रि का होता है, मयूर मोर का होता है, और कपड़े का अंबर भी होता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पावक होता है, अग्नि का होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है निम्न समश्रुत शब्दों का अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार सही करना पड़ता है, नहीं तो भी गलती हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है मंदिरा और मंदिर, है ना। यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है मंदिरा और मदिरा। दोस्तों इन दोनों का अर्थ इनमें से क्या होगा। आप कहेंगे सर मंदिरा क्या बोलते हैं और मंदिरा किसे कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर इनमें से क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करें, आपका आंसर यहाँ पर क्या लॉक कर दिया जाए। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका मंदिरा है वो आपका घुड़साल है, और मदिरा होता है शराब, है ना। तो जहां पर आपके घोड़े रहते हैं घुड़साल हो गया, और मदिरा जो होता है वो शराब होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है। और स्त्रीलिंग के देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो सकता है,
स्त्रीलिंग की पहचान करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें, आपका आंसर क्या हो जाएगा। 59 का ऑप्शन देना है दोस्तों। स्त्रीलिंग में देखा जाए यहाँ पर दोस्तों दिया गया गेहूं, बाजरा, चना और अरहर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 59 का जो ऑप्शन आ रहा है आपका दोस्तों याद रखिए डी नंबर है। ये जो आपका अरहर है दोस्तों ये आपके स्त्रीलिंग में है, याद रखिएगा यहाँ पर स्त्रीलिंग में आपका है, जबकि दोस्तों देखा जाए जो आपका दिया है गेहूं, बाजरा, चना ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। भारत भारती काव्य के रचनाकार इनमें से कौन है 60 नंबर में। और 60 नंबर की अगर बात करते हैं तो मैथिली स्वर्णगुप्त का नाम तो सुना ही होगा। मैथिली स्वर्णगुप्त जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है इनमें से कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद दिया है ना, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो भैया आपको जानते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, आप कहेंगे सर 82 को ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपके 8 राज्य हो जाएंगे। और 8 राज्य जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। पोलो टीम दिया गया है, पोलो में होते हैं कितने, 4 होते हैं, याद रखिए पोलो में होते हैं 4 होते हैं। और वहीं पर आपसे पूछे वाटर पोलो में कितने होते हैं, तो वाटर पोलो में 7 होते हैं, है ना। टीम 11 तो आप जानते हैं क्रिकेट वगैरह में होते हैं। यहाँ पर बास्केटबॉल में दोस्तों 5 होते हैं और वॉलीबॉल में आपके 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सार्क की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई थी। सार्क की प्रथम बैठक जो हुई थी ये कहाँ संपन्न हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सार्क की प्रथम बैठक जो आपकी हुई थी वो आपके 1985 में इसका गठन हुआ था। जो सार्क है इसका गठन हुआ था 1985 में हुआ था। लेकिन इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो आपके ढाका में, और ढाका जो आपका दिया है ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके काठमांडू में है। कहाँ पर है, काठमांडू में है। ढाका जो कि बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है। यहाँ पर दोस्तों सार्क में कौन कौन नहीं शामिल है, तो भारत के सभी पड़ोसी देश शामिल है, लेकिन जो आपका चीन है और आपका म्यांमार है, चीन और म्यांमार ये शामिल नहीं है। बाकी 8 सदस्य में से आपके सदस्य हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यक्षगान नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। यक्षगान दोस्तों, और यक्षगान किस में से है, कर्नाटक का है। कर्नाटक कहाँ पर है, ऑप्शन सी दिया गया है। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है ना। यहाँ पर दोस्तों कथक जो आपका है उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर उड़ीसा का दोस्तों क्या है, तो उड़ीसा का घमुरा हो जाएगा, ठीक है ना। और भी आपके होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अतीत के चलचित्र नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। अतीत के चलचित्र नामक उपन्यास के द्वारा लिखा गया है, अतीत के चलचित्र ये दोस्तों आपका उपन्यास है और महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, महादेवी वर्मा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि डल झील कहाँ पर स्थित है। डल झील जो आपकी है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जवाब देना है। डल झील जो आपकी है कहाँ पर है। चलिए, डल झील आपके श्रीनगर में है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, कोई डाउट नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, विधिवत तैयारी है, लाजवाब तैयारी है दोस्तों। यहाँ पर 87 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है आपका जवाब डल झील हो जाएगा, श्रीनगर में। कहाँ पर है, आपकी श्रीनगर, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, श्रीनगर में हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर आपसे पूछे भैया अजमेर में कौन सी झील है, तो आपकी पुष्कर झील आपके अजमेर में है। हैदराबाद में दोस्तों कौन सी है, हुसैन सागर झील है। यहाँ पर आगे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मकाऊ देश की मुद्रा का नाम बताना है। मकाऊ देश की मुद्रा का नाम यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर है, राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब देना है। आप कहेंगे सर मकाऊ देश की मुद्रा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मकाऊ की है पटाका, क्या है, पटाका है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो टेंगे है, टेंगे कहाँ की है, टेंगे जो आपकी है दोस्तों याद रखिएगा, टेंगे ये है कजाकिस्तान की है। कहाँ की है, कजाकिस्तान की है। कजाकिस्तान की मुद्रा है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अड़ोसी और पड़ोसी दोस्तों यहाँ पर देखिए कंबोडिया की राजधानी क्या है, रियल है। क्या है, कंबोडिया की राजधानी रियल है। और वहीं पर दोस्तों देखा जाए जार्डिन दिनार, ये जार्डिन दिनार ये जार्डन की है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी। जो वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के किनारे फली फूली थी दोस्तों, 89 का ऑप्शन देना है। तो वैदिक सभ्यता दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात इस सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक होता है कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सेवा क्षेत्र हो चुका है, ऑप्शन ए बताना है सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। और याद रखिएगा जब सेवा क्षेत्र आगे बढ़ता है तो फिर देश आगे तरक्की करता है, ठीक है ना। कृषि क्षेत्र जो आपका है ये शरीर मतलब भारत की रीढ़ कहा जाता है ना। याद रखिए वर्तमान में सेवा क्षेत्र आपका आगे है, सेवा क्षेत्र जो कि आपका जो तीसरे में आता है, तीसरा मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हो गया, द्वितीय में आपके कंपनियां, तृतीय में आपका सेवा क्षेत्र। यहाँ पर आगे अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, कुछ आपके ऐसे पॉइंट पढ़ना है जो कि एग्जाम में से आपके पूछे जाते हैं और ये भी 10 नंबर के ही आपके होने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो होता है क्या, कह रहा है कि स्थिति और कारण, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है कि टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है, तो आप कहेंगे सर लाइकोपिन के कारण जो टमाटर होता है वो लाल रंग हो जाता है ना। यहाँ पर दिया गया है आंवले में जो कसैलापन होता है वो किस कारण से, आंवले में कसैलापन होता है किस वजह से, तो आपके टैनिन की वजह से होता है। ऐसे याद रखना है कि जो आंवला लगता है वो टहनी में लगता है, आपने देखा होगा आंवला जो होता है वो टहनी में लगा होता है, तो टैनिन के कारण होता है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, कह रहा आपसे प्याज का लाल रंग होता है किस वजह से, तो प्याज में लाल रंग होता है एंथ्रोसायनिन की वजह से, ये प्याज क्या होता है लाल होता है। लहसुन में गंध होती है, तो लहसुन में गंध होती है आपकी सल्फर की वजह से, अगर सल्फर न मिले तो आप बताना है एलाइसिन की वजह से सल्फर में तीक्ष्ण गंध आती है। यहाँ पर मूली में तीखापन, आप लोग देखिए मूले खाते होंगे और मूले खाते हैं तो कभी बहुत ज्यादा तीखी होती है, तो ये होता है आइसोसाइनेट, क्या होता है आइसोसाइनेट, यहाँ पर हो जाएगा। मिर्च में चरपराहट जो होती है वो किस वजह से, तो मिर्च में चरपराहट होती है कैप्सेसिन की वजह से, किसकी वजह से, कैप्सेसिन की वजह से होती है। अगला आपसे दिया गया है खीरे में कड़वाहट होती है, भाई ये बताइएगा खीरे में जो कड़वाहट होती है वो किस वजह से होती है, तो वही खीरे में कड़वाहट क्यों हो जाएगी, तो इसका कारण होता है कुकर विटामिन, क्या हो जाएगा, यहाँ पर खीरे में कड़वाहट होती है कुकर विटामिन के कारण से होता है। अगला है करेले में कड़वाहट, तो करेले में कड़वाहट होती है किस वजह से, तो आपके टाइटर पाइन की वजह से होता है, टाइटर पाइन हो जाएगा। गाजर में देखिए लाल रंग होता है, तो लाल रंग पूछे या आपका पीला रंग हो गया, देखो गाजर में दिया है लाल रंग आपके कैरोटीन, ठीक है, या पीला भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एंथ्रोसायरिन भी होता है। अगला है नारंगी में जो रंग होता है नारंगी में वो आपको होता है कैरोटीन, क्या होता है कैरोटीन होता है। अब यहाँ पर देखिए हल्दी में पीला रंग होता है किस वजह से, तो हल्दी को बोलते हैं ना कुमकुम लगा लो, अर्थात हल्दी में पीला रंग होता है आपके कुकरमिन की वजह से होता है। वीडियो को भाई लाइक करिएगा, मजा तभी आता है ना कि इतनी क्लासें दे और आप लोगों के अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, डेली क्लासें देते हैं। आप लोग भी भाई लगातार सपोर्ट करिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए। देखो दिया है मिर्च में लाल रंग का है, तो मिर्च में लाल रंग अपने रिश्तेदारों को शेयर करोगे तो कहेंगे बच्चा बहुत पढ़ता है ना। भाई अपने रिश्तेदारों को भेजोगे तो कहेंगे बच्चा बहुत पढ़ता है, डेली पढ़ता है, डेली क्लासें हैं, ठीक है, कम से कम नाम तो कमाते रहो। देखो दिया गया है मिर्च में लाल रंग होता है कैप्सेसिन की वजह से होता है। प्याज में पीला रंग होता है, प्याज में पीला रंग आपका होगा कवरेस्टेसिन हो गया, या तो अभी जो हमने बताया था वही हो जाएगा। प्याज में गंध होता है एलाइसिन की वजह से होता है। आलू में कंदों का हरापन, देखिए कभी कभी क्या होता है आलू होती है हरा हो जाती है, हरी हो जाती है ना, वो ऑक्सीजन के भंडारण में जो कमी हो जाती है तो आपकी होती है सोलेनिन की वजह से होती है। जेली का रंग होता है अम्ल के कारण। सलजम में चरपराहट होता है, सलजम देखे हैं तो सलजम भी मूली की तरह ही हल्का लगता है लेकिन मीठा होता है हल्का, तो कैल्शियम बेटेसिन की वजह से। और बैंगन का जो नीला रंग होता है वो विटामिन की वजह से होता है, और सलजम का नीला रंग होता है विटामिन की वजह से होता है। तो इसके पहले तो आपने लगभग सब पढ़ा था, 3 या 4 क्वेश्चन आपको नए मिले होंगे तो 3-4 क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुराना नाम दिया है और नया नाम दिया गया है। कह रहा आपसे भैया कि वर्मा का पुराना नाम क्या था। देखिए वर्मा का पुराना नाम पूछे तो देखिए मतलब कह रहे हैं, सॉरी उल्टा मतलब बोल दिया, यहाँ पर जो म्यांमार है नया नाम है और यहाँ पर जो आपका बर्मा है ये पुराना नाम है। तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो क्या था, बर्मा था, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया इथोपिया, और इथोपिया का दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो नया नाम इथोपिया इसका पुराना नाम था अबिसीमिया, क्या था, अबिसीमिया था, याद रखिएगा। नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड में यहाँ पर हालैंड हो जाएगा, हालैंड, ठीक है ना। तो नीदरलैंड जो आपका वर्तमान नाम है इसी का पहले नाम था हालैंड नाम था। बांग्लादेश जो आपका वर्तमान में देख रहे हैं ना, तो बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। 1971 में जब आजाद हो गया तब ये बांग्लादेश हो गया था।
यहाँ पर दिया गया है जाम्बिया, और जाम्बिया में हो जाएगा क्या, जाम्बिया का पूरा नाम था उत्तर मतलब उत्तर रोडेशिया था। यहाँ पर जिम्बाब्वे पूछा जाता है बहुत बार, तो भाई जिम्बाब्वे का पूरा नाम क्या था, तो आपका दक्षिण रोडेशिया हो जाएगा। इराक का पूछे तो इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों इराक का ही पूरा नाम क्या है, मेसोपोटामिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थाईलैंड, और थाईलैंड का जो पुराना नाम है वो क्या था, श्याम, ये आईएमपी है, पूछा भी गया है। यहाँ पर इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या था, डच ईस्ट इंडीज, और बीजिंग का हो जाएगा पीकिंग, ठीक है, बीजिंग का पूरा नाम पीकिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है जावा, और जावा का पुराना नाम क्या हो जाएगा, सुवर्ण द्वीप था। यहाँ पर जकार्ता का पुराना नाम बताविया, और माली का पूरा नाम था फ्रांसीसी सूडान, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है घाना, और घाना का क्या है, गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। आयरलैंड का था आयरिश फ्री स्टेट, और यहाँ पर दोस्तों ईरान की अगर बात करें तो ईरान का पूछा गया है, ईरान का पारसिया हो जाएगा। यहाँ पर श्रीलंका का पूरा नाम पिछले बार पूछा गया है, उठा के देख लीजिए, हमने बताया है जब 20 पढ़ेंगे तभी तो एक फंसेगा कि नहीं फंसेगा। और जब सोचो कि सर जी एक ही पढ़ा दें कि चल सर जी यहाँ पर श्रीलंका का पूछा जाता है वही पढ़ा दीजिए, तो ऐसा तो नहीं है। श्रीलंका का हो जाएगा सीलोन, और यहाँ पर देखिए आपका दिया है ताइवान, ताइवान का पूरा नाम फार्मोस, और मलेशिया का क्या था, मलय, ये आपका साबा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।